हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। इनका बहुत ही बड़ा योगदान है जेनेटिक्स के फील्ड में, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स के फील्ड में, जेनेटिक्स में। इन्होंने जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी थी, बेस बताया था इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि कैसे आपके कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, इनके पीछे कौन से लॉज इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन इनके पीछे एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सी स्टोरी है। अनफॉर्चुनेट स्टोरी मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनका किस्मत ने साथ नहीं दिया, अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। तो जब भी हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो इनकी स्टोरी जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि बेस तो इन्होंने ही प्रोवाइड किया था। देख लेते हैं इनकी स्टोरी क्या थी। इनका जो बर्थ था 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये आपका एक पीजेंट फैमिली में बॉर्न हुए थे, बर्थ हुआ था इनका पीजेंट फैमिली मतलब फार्मर की फैमिली में। बहुत ही ज्यादा ये पुअर थे। इनकी अर्ली लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी, स्टार्टिंग एजुकेशन थी, ये मोनेस्ट्री में हुई। मोनेस्ट्री में ही रहते थे और वहीं पे ही इनकी पढ़ाई हुई। मोनेस्ट्री मतलब आश्रम, हमारी लैंग्वेज में आश्रम बोलेंगे। इन्होंने वहीं पे ही अपनी एजुकेशन ली। बट हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, हायर एजुकेशन किसमें? मैथमेटिक्स एंड साइंस में, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से कंप्लीट की, कैसे तैसे, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। 1 सेकेंड, ठीक। ये टीचर बनना चाहते थे, ये आपके टीचर बनना चाहते थे अपनी पढ़ाई करने कंप्लीट करने के बाद, टीचर। बट अनफॉर्चुनेटली ये टीचिंग एग्जाम में फेल हो गए। जैसे हमारे क्या होता है ना, सी टेट दे दो, यूपी टेट दे दो, तब आपका गवर्नमेंट टीचर में हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में आप लग जाएगी। तो सेम यहाँ पे टीचर बनने के लिए टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जाम को पास करना था, जिसमें ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल होने के बाद ये लौट फिर के कहाँ पे आ गया, अपनी मोनेस्ट्री में आ गया। मोनेस्ट्री में, मोनेस्ट्री में ये एज एन एबॉट, एबॉट मतलब मॉन्क, साधु संत की तरह ही फिर से जीने लगे, मॉन्क की तरह ही रहने लगे। इस मोनेस्ट्री में बहुत सुंदर से गार्डन थे, गार्डन था। अब जब वहां पे रह रहे हैं तो काम तो करेंगे ही करेंगे। तो इस गार्डन में इन्होंने पी के प्लांट को ऑब्जर्व किया। पूरी लाइफ इन्होंने अपनी पी के प्लांट को ऑब्जर्व करने में लगा दी। पी के प्लांट में इन्होंने ऑब्जर्व किया करेक्टर्स को ऑब्जर्व किया कि कैसे आपका पी का प्लांट टॉल आ रहा है, कभी कभी शॉर्ट आ रहा है, कभी उसके में व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं, कभी वॉयलेट फ्लावर आ रहे हैं। तो पी के प्लांट को पूरी तरह से पूरी लाइफ इन्होंने ऑब्जर्व कर दिया। और उसमें ऑब्जर्व किसको करा, पी के करेक्टर्स को, कि कैसे आपके पी के करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन, क्या उसके पीछे कोई लॉज इन्वॉल्व है। तो इन्होंने सारी मैथमेटिक्स लगा दी यहाँ पे। मैथमेटिक्स लगाने के बाद इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पूरा बना लिया, पूरी रिसर्च इनकी कंप्लीट हो गई। और रिसर्च कंप्लीट करने के बाद जो भी इनकी फाइंडिंग्स थी, जो भी इन्होंने डिस्कवर किया था, वो सब अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दी। 1 सेकेंड, इरेज कर देते हैं यहाँ पे। जितनी भी इनकी फाइंडिंग्स थी वो सारा इन्होंने रिसर्च पेपर में पब्लिश करी। क्योंकि आप कभी भी साइंटिफिक या पीएचडी करोगे तो आप जिस पे रिसर्च कर रहे होगे तो उसके रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश कर दी। अब इन्होंने अपनी बात को साइंटिस्ट कमेटी के आगे रखा, साइंटिस्ट कमेटी के आगे। लेकिन इन्होंने जब अपनी बात को रखा तो इन्होंने क्या बताया कि हाँ, जो आपके करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स, इन्होंने मैथमेटिक्स के लॉ बताए। तो किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी पर्सन ने इनके वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया, वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया, वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया। ये डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन में से इनकी धीरे धीरे हेल्थ डिटोरिएट करने लगी, खराब होने लगी। तो इनकी हेल्थ डाउन होने लगी।
हेल्थ डिटोरिएट होने लगी। फिर इनके पास कोई भी होप भी नहीं बची कि अब उनका कुछ हो सकता है, इनकी रिसर्च को कोई एक्नॉलेज करेगा। किसी ने नहीं किया एक्नॉलेज इनके वर्क को। अल्टीमेटली इनकी 1884 में डेथ हो गई। अब इनका पेपर काम सब कुछ ऐसे रखा रह गया, चला गया रख के। ये सारे पेपर्स आपके यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में प्रेजेंट रहते हैं। लेटर ऑन आफ्टर 17 ईयर्स, 17 साल के बाद क्या हुआ? 17 साल के बाद 3 साइंटिस्ट आए। आपका 10th क्लास में हम इनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, स्टोरी सुन लीजिए सिर्फ आप। 3 साइंटिस्ट आए, वो अपने काम को कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे सेम इसी पे, हेरिडिटी वाले पैटर्न पे, कि कैसे आपके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो अगर कोई भी रिसर्च करोगे तो पहले से उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा आप उसको निकाल के रीड तो करोगे ना, कि हाँ आपको क्या करना है, किसी ने क्या काम किया है। सपोज हमने आपको कोई वर्क दिया, तो वर्क देने पे पहले हमने कहा कोई आप ये प्रोजेक्ट बना के लाओ, सबसे पहले आप गूगल करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे। तो सेम इन्होंने भी यही करते हैं, जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो पहले से पब्लिश पेपर को भी स्टडी करते हैं। तो इन लोगों ने देखा कि जो काम वो अब कर रहे हैं, कोई पर्सन है जिनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल, ये तो पहले ही करके जा चुका है, लेकिन इनके वर्क को किसी ने उस टाइम पे एक्नॉलेज ही नहीं किया। बात उन्होंने फिर प्रूव कर दिया कि जो ये बता रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने प्रूव किया कि जो ग्रिगोर जॉन मेंडल लॉज बताए थे वो सही थे। लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने भी यही बताया कि जो मेंडल थे उनके लॉज बिल्कुल सही थे, बट उस टाइम पे किसी ने उनके काम को एक्नॉलेज ही नहीं किया। फिर भी उनको ऑनर करने के लिए, इसलिए ऑनर के लिए इन्होंने जो लॉज फाइंड किए थे उनका नाम लग दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो भी लॉज थे उनका नाम उनके मेंडल के नाम के ऊपर रख दिया, उनको ऑनर करने के लिए, जिनको हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 1 सेकेंड। काम उन्होंने ही स्टार्ट किया था, पब्लिश भी किया था, लेकिन बस एक्नॉलेज नहीं किया था। तो अभी तक हम उनको लॉज को बोलते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि कैरेक्टर ट्रांसफर करने में जो लॉज इन्वॉल्व है उनको मेंडल के लॉ बोला गया, इनहेरिटेंस। ये टोटल हम 3 लॉ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये थी इनकी स्टोरी। और वो टीचर बनना चाहते थे, अब क्या हो गया, वो टीचरों के भी टीचर बन गए, टीचर्स ऑफ टीचर, टीचर ऑफ टीचर्स। रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? सो फर्स्ट रीजन है आपका शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, आपको नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और नेक्स्ट जनरेशन अगर ज्यादा लॉन्ग लाइफ स्पैन की होगी तो आपका लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आगे फिर से कैरेक्टर्स को स्टडी करने में फर्दर जनरेशंस में। सपोज अगर आपने 10 साल वाला प्लांट लिया लाइफ स्पैन वाला, या आपने नीम का प्लांट लिया या बैनियन ट्री लिया, तो आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी, बट उसकी नेक्स्ट जनरेशन को आप पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाओगे, तो उसकी आगे वाली जनरेशन को कैसे स्टडी करोगे? आपको भूत बन के फिर से आना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो प्री प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सीजन में लगता है, उसके फ्रूट भी आ जाते हैं, मतलब प्री की फली पॉट भी आ जाता है, उसके अंदर मटर के दाने भी होते हैं, आप उसको इजीली स्टडी कर लो कि फ्लावर भी आ जाते हैं। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से मैंडल ने पी के प्लांट को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है आपका क्लियर कट कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। कंट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं थे, या तो टॉल होगा या डॉफ होगा, या फिर आपका वॉयलेट फ्लावर होगा या व्हाइट फ्लावर होगा, इसके बीच के शेड्स नहीं होंगे। फ्लावर या तो आपका टॉप पे प्रेजेंट होगा प्लांट के, या फिर लीफ के एक्सिल पे जहां से ब्रांच निकल रही है वहां पे प्रेजेंट होगा। सीड आपके राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगी, येलो होंगे या ग्रीन होंगे, बीच के शेड के नहीं होंगे। तो क्लियर कट कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, 2 ही ऑप्शन थे, तो उनके लिए स्टडी थोड़ी सी इजी हो गई, इसलिए उन्होंने पी के प्लांट को लिया। नेक्स्ट है जो फ्लावर है आपका पी का, इट इज बाइसेक्सुअल। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि उसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हो, मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो दैट मींस स्टेमेन, और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो दैट मींस कार्पल। दोनों ही एक फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो 2 प्रेजेंट है, बाई मतलब 2, तो आपका ये फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन इजी हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से प्योर लाइन हमें इजीली मिल जाती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्योर लाइन? यहाँ पे प्योर लाइन का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल। तो मेल साइड से जो गैमीट आ रहा है और फीमेल साइड से जो गैमीट आ रहा है, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, टॉल हाइट का जीन है, तो दूसरी साइड से भी टॉल हाइट का ही जीन है।
तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके पास दोनों का कंट्रीब्यूशन, मदर साइड से, मेल साइड से एंड फीमेल साइड से, दोनों का ही आपका टॉल का ही जीन आया है। तो ये प्योर लाइन वाला प्लांट हो गया, प्योर लाइन। लेकिन सपोज एक साइड से आपका टॉल हाइट का आता और एक साइड से जो आपका जीन है वो गैमीट में शॉर्ट हाइट का आता। शॉर्ट हाइट को हम स्मॉल टी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइड से आपका टॉल जीन आ रहा है और एक साइड से आपका डॉफ वाला जीन आ रहा है, तब हम इसको प्योर लाइन नहीं बोलेंगे, ये हेट्रोजाइगस फॉर्म हो गई। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो क्या दोनों जीन हाइट के लिए सेम आए हैं? नहीं, यहाँ पे एक टॉल का आया है और एक डॉफ का आया है, तो हम इसको प्योर लाइन नहीं बोलेंगे। लेकिन जब दोनों ही या तो डॉफ के आते हैं, मदर साइड से और फादर साइड से दोनों ही डॉफ के आ रहे होते हैं, या फिर मेल साइड एंड फीमेल साइड से दोनों ही टॉल के आ रहे होते हैं, तब हम इसको प्योर लाइन बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन से प्योर लाइन हमें इजिली ऑब्टेन हो जाती है पर्टिकुलर प्लांट की। नेक्स्ट जो इसका रीजन है, इट इज फ्लावर इज इजी टू हैंडल। थोड़ा सा आपका शोई फ्लावर होता है, बाहर को दिखता है, आप पकड़ सकते हो उसको, तो आपका पॉलिनेशन भी आपका कंट्रोल्ड हम लोग कर सकते हैं। तो फ्लावर इज इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल। तो आपको किसी का पॉलिनेशन कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं कराना है, आपको अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट के ऊपर नहीं आने चाहिए, स्टिग्मा के ऊपर नहीं आने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, उस फ्लावर को, सपोज हियर इट इज अ फ्लावर, इस फ्लावर को आप बैग कर दो। बैगिंग कर दोगे तो ये जो फीमेल स्टिग्मा वाला पार्ट है, यहाँ पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन नहीं आ पाएंगे। आपको जो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर डस्ट कराने सिर्फ वही आएंगे। तो इजी टू हैंडल है ये फ्लावर। तो ये 4 रीजन है बेसिकली जो कि मेंडल ने ऑप्ट किए थे उनके पी प्लांट को लेने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो पहला था शॉर्ट लाइफ स्पैन थी उनकी, दूसरा था कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं थे, थर्ड था फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है, दोनों ही मेल एंड फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन इजी हो गया था, जिससे कि हमें प्योर लाइन मिल रही थी। प्योर लाइन हम उसको बोलते हैं जिसमें दोनों साइड से, मेल साइड से एंड फीमेल साइड से सेम जीन है, सेम तरह के ही जीन है। और ये फ्लावर शोई था, बड़ा था थोड़ा, तो इजी टू हैंडल था, हम लोग कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते थे। कंट्रोल मतलब हम अपने अकॉर्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, उसके स्टेमन को कट कर दें और उस फ्लावर को पैक कर दें और जो पॉलन ग्रेन हमें चाहिए हम उसके ऊपर डस्ट करा दें। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड मेंडल्स वर्क। मेंडल के वर्क को समझने के लिए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कुछ हमें वर्ड्स पता होने चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए जो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में डायरेक्टली यूज होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से, इट इज जीन। जीन क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका डीएनए होता है, टोटल डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, पूरे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। सपोज इट इज अ थ्रेड ऑफ अ डीएनए, एक कंप्लीट थ्रेड है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड होता है तो 2 स्ट्रैंड बना लेते हैं यहाँ पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कंप्लीट थ्रेड एक थ्रेड है। अब ये पूरे थ्रेड के पास जरूरी नहीं है डीएनए के पास इंफॉर्मेशन हो, कुछ पार्ट के पास ही इंफॉर्मेशन होगी, कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन होगी किसी प्रोडक्ट को बनाने की। तो सपोज यहाँ पे इतने पार्ट के पास किसी एक प्रोडक्ट को बनाने की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इतने पार्ट के पास एक प्रोडक्ट को, एक प्रोटीन को बनाने में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपका हेयर के कलर की इंफॉर्मेशन है, सपोज इस जगह पे आपका हीमोग्लोबिन की बनाने की इंफॉर्मेशन। तो क्या पूरे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है? नहीं, वो कुछ पार्ट्स में है, वो पार्ट सारे एक जगह पे हैं? नहीं, वो भी आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोकलाइज है। सो द सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, ये आपका एक सेगमेंट हो गया डीएनए का, हियर इट इज वन सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोडक्ट। किसके लिए कोड कर रहा है? कुछ फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए। इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे कि आपकी सेल का कोई कंपोनेंट बने या फिर आपके सेल का प्रोडक्ट बने, तो कुछ कोड्स फॉर फंक्शनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए कोड करेगा। वो प्रोडक्ट प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, इतना डीप में नहीं जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि डीएनए का कुछ सेगमेंट जो कि किसी फंक्शनल प्रोडक्ट को कोड करे, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, उतने पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। पूरा डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सेगमेंट्स में होती है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वी कॉल्ड इट एज अ जीन। नेक्स्ट वर्ड इज एलील। एलील क्या होते हैं? एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। सपोज आपके घर में गेस्ट आए, आपके घर में गेस्ट आए और आपने, आप में कोई गेस्ट आया तो खातिरदारी करोगे, आपको चाय बनाने के लिए बोला गया।
अब घर में सब कुछ है लेकिन यहाँ पे शुगर नहीं अवेलेबल है और आसपास मार्केट भी नहीं है, लेकिन आपके पास जो मीठे वाले बताशे होते हैं या फिर गुड़ है, ये आपका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है शुगर का, तो आप उससे भी चाय बना सकते हो। उन बताशों को यूज करके, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ को यूज करके, गुड़ को यूज करके आप चाय बना लोगे। तो है तो दोनों ही मीठे, तो ये अल्टरनेट हो गया ना, शुगर, गुड़ आपका शुगर का। सेम आपके एलील्स भी होते हैं, दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। सपोज एक करेक्टर है कलर, फ्लावर का कलर। हम एक प्लांट लेते हैं जिसमें फ्लावर आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं, तो आपका जो फ्लावर का कलर है, फ्लावर कलर, तो कलर के लिए आपका एक पर्पल का जीन हो सकता है, एक आपका पिंक का भी जीन हो सकता है उस प्लांट में, या फिर आपका व्हाइट फ्लावर भी वो प्लांट बियर करता हो, रेड फ्लावर भी आते हैं। तो ये है तो जीन किसके, कलर के लिए ही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल अल्टरनेटिव फॉर्म है या तो पर्पल हो सकता है, पिंक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, या रेड हो सकता है। तो ये एक ही जीन जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट कलर। सेम हम यहाँ पे हाइट को भी ले सकते हैं। अगर प्लांट की हाइट की बात करते हैं, 1 सेकेंड, प्लांट हाइट, तो नया प्लांट जो आपका ग्रो हो रहा है उसके पास जीन उसके पेरेंट्स से आएंगे। सपोज उसके पास जीन आते हैं टॉल हाइट के, टॉल हाइट के, तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। सपोज उसके पास डॉफ हाइट के आते हैं, तो ये प्लांट कैसा होगा, डॉफ होगा, हाइट शॉर्ट होगी। तो प्लांट के हाइट का जो जीन है उसको तो आप जीन बोल रहे हो, उसकी दो फॉर्म हो गई ना, एक फॉर्म टॉल हाइट के लिए हो गई और एक फॉर्म डॉफ हाइट के लिए हो गई। तो टॉल हाइट वाला जीन अलग होगा, डॉफ हाइट वाला जीन अलग होगा। तो है तो ये हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल, तो इसके दो फॉर्म जो आपके अवेलेबल हैं, इनको हम आपस में क्या बोलेंगे, एलील। तो ये आपके अल्टरनेट फॉर्म है एक दूसरे की, ऑप्शंस हैं एक तरह से। हम लोग सारे एलील्स को जीन्स तो बोल सकते हैं, ऑल एलील्स आर जीन्स, जीन्स ही तो थे क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन थी, ये भी डीएनए के सेगमेंट है। बट सारे जीन्स एलील्स नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल अगेन हम लोग यहाँ पे लेंगे। सी, अगर हम फ्लावर के कलर की बात कर रहे थे, पिंक है, रेड है, व्हाइट है, तो ये आपस में एलील्स हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लावर के कलर और यहाँ पे प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हाइट और कलर हम आप सेम कर सकते हैं, नहीं। ये हाइट एक अलग करेक्टर है और फ्लावर का कलर एक अलग करेक्टर है, तो ये दोनों एलील नहीं है, भले ही ये जीन है। एलील क्या होंगे, ये एक जैसी ही फॉर्म, मतलब कलर की ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, इनको एलील बोल रहे हैं। तो सारे एलील जीन्स हो सकते हैं बट सारे जीन एलील नहीं हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टर एंड ट्रेट। करेक्टर क्या होते हैं, सी हियर, करेक्टर जो ऑर्गेनिज्म के इनहेरिटेबल फीचर्स हैं, इनहेरिट हो रहे हैं मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे फीचर, इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल। जो इनहेरिटेबल फीचर्स हैं ऑर्गेनिज्म के, लाइक उसका कलर हो गया, उसकी फ्लावर की पोजीशन हो गई, हेयर का टेक्सचर हो गया अगर वो एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स है, आई का कलर हो गया, ब्लड का ब्लड ग्रुप हो गया, तो वो आपके इनहेरिटेबल फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स। अब इन कैरेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। कैसे, अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं, लाइक इन केस ऑफ हेयर, हेयर के कलर, तो हेयर कलर इज अ करेक्टर, हेयर कलर आपका क्या है, कलर इज अ करेक्टर। बट हेयर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है ना, ब्राउन भी है, ब्राउन, ब्लैक भी है, इवन व्हाइट भी है, ये भी कलर ही एक तरह से, और गोल्डन ब्राउन भी है। तो ये आपका हेयर का कलर, हेयर का कलर इज अ करेक्टर। लेकिन इस हेयर के कलर की डिफरेंट फॉर्म, दीज डिफरेंट फॉर्म्स, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, गोल्डन कलर, इन सारे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट, वी कॉल देम एज अ ट्रेट। तो करेक्टर क्या थे, आपके हेरिटेबल फीचर्स, और उसकी डिफरेंट फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेट। नेक्स्ट टर्म इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव वर्ड। दूसरे आपके दो वर्ड है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव।
ये हम लोग करेक्टर्स के लिए भी यूज करते हैं, डिफरेंट ट्रेड के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट जीन के लिए या एलील के लिए यूज करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कपल है, तो मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर के जो यहाँ पे हेयर का टेक्सचर है, इट इज स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट हेयर है, स्ट्रेट हेयर। एंड जो फीमेल है, इनके जो हेयर है वो आपके कर्ली हेयर है, कर्ली हेयर। इनका जो नेक्स्ट जनरेशन हुई, नेक्स्ट बेबी है, इस नेक्स्ट बेबी में हेयर के कलर के दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो गए, स्ट्रेट हेयर का भी है। भाई अब दोनों तो ऐसा नहीं हो नहीं सकते, आधे बाल आपके स्ट्रेट हो आधे बाल कर्ली हो, दोनों में से एक ही ऑप्शन अवेलेबल है इस बच्चे में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, या तो स्ट्रेट हेयर हो जाए या फिर कर्ली हेयर हो जाए। तो इन दोनों में से जो भी बच्चे का हेयर का टेक्सचर होगा उसको हम डोमिनेंट बोल देंगे। डोमिनेंट क्यों? हावी हो गया वो दूसरे कैरेक्टर के, दूसरे ट्रेट के ऊपर, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करने दिया, दूसरे वाले को एक्सप्रेस करने नहीं दिया। सपोज इस बेबी का कर्ली हेयर होते हैं, तो डोमिनेंट कौन सा वाला हो गया आपका ट्रेट? कर्ली हेयर वाला डोमिनेंट हो गया, और स्ट्रेट हेयर वाला जो था वो छुप गया, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ उस बेबी में, उस चाइल्ड में, तो उसको हमने क्या बोला? रेसेसिव ट्रेट। तो अगर इसके लिए जो जीन्स होंगे, स्ट्रेट हेयर का जो जीन होगा वो आपका कैसा जीन हो जाएगा? रेसेसिव जीन हो जाएगा, या आप बोल सकते हो रेसेसिव एलील, क्योंकि अल्टरनेटिव फॉर्म है दोनों ही, हेयर के टेक्सचर ही है दोनों ही। तो आप इसको क्या बोलोगे? 1 सेकेंड। स्ट्रेट हेयर का क्या हो जाएगा जो एलील है? अब वहां पे ये एलील आपका रेसेसिव एलील हो जाएगा। रेसेसिव एलील क्यों बोला? क्योंकि जब इसके सामने कर्ली हेयर का जीन प्रेजेंट था या एलील प्रेजेंट था, तो एक्सप्रेस कौन सा हुआ? नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा? इसके हेयर कैसे थे? जनरेशन के कर्ली हेयर थे। तो जो एक्सप्रेस हो गया उसको हम कौन सा बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट। और उस जो कैरेक्टर को कैरी करता है जीन, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट मतलब हावी होना, जिसकी बात रखी जाए। सपोज आप भाई बहन हो या बहन बहन हो, घर में जितने भी लोग हो, आप बाहर जा रहे हो, उसमें से क्या हो रहा है? एक की ज्यादा चल रही है और एक की नहीं चल पा रही है, दूसरा बेचारा शांति बैठा है। तो जो दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेष हैं, लेकिन एक की ज्यादा, एक बोल रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, उसकी ज्यादा चल रही है, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट हो रहा है। सेम जब आपके दो एलील प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही एलील यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रेट हेयर का है और एक कर्ली हेयर का है, तो जो एक्सप्रेस हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्ट्रेट हेयर बाय चांस एक्सप्रेस होता तो स्ट्रेट हेयर डोमिनेंट होता। हम आपको एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज आई का कलर की बात करते हैं। एक पेरेंट्स है, एक की जो मदर है ब्लू आईज की है और फादर है ब्लैक आईज के। अब बेबी में दोनों ही जीन गए होंगे, ब्लू आईज वाले भी गए होंगे और ब्लैक आईज वाले भी गए होंगे। बेबी में अब कौन सा आप बताओगे, ब्लू आईज डोमिनेंट है कि ब्लैक आईज डोमिनेंट है? ऑब्वियस है, जो एक्सप्रेस हो जाएगा, जो बेबी में आई का कलर दिखेगा, अगर आपका बेबी के कलर का आई ब्लू होता है तो ब्लू विल बी डोमिनेंट, ब्लू आपका डोमिनेंट हो जाएगा, और दूसरा वाला आपका ब्लैक आपका रेसेसिव हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लैक आकर शो होता है तो ब्लैक आपका डोमिनेंट हो जाएगा और दूसरा वाला रेसेसिव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। क्योंकि हम एलील पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। फिर सेम हम एग्जांपल लेंगे। एक कपल है, मेल एंड फीमेल, इनके एक के हेयर कर्ली है और एक के स्ट्रेट है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट हेयर लेते हैं, यहाँ पे हम कर्ली हेयर लेते हैं। CH हमने शॉर्ट में लिख दिया, कर्ली हेयर, SH मतलब स्ट्रेट हेयर। अब इनके पास भी तो इनके जो पेरेंट्स होंगे, भाई ये जो फादर है इनके भी तो पेरेंट्स होंगे, इनके पास भी फादर एंड मदर, तो यहां से दो जीन आए होंगे। सपोज इनके दोनों के पास स्ट्रेट हेयर के ही जीन है, दोनों के पास स्ट्रेट हेयर के जीन है, तो दोनों तरफ से जो जीन आए एक एक आएगा ना, दोनों साइड से एक एक आएगा, तो स्ट्रेट हेयर का जीन एक एक हो गया, हमने यहाँ पे बना लिया, उसको हमने लिख दिया कैपिटल S से, और दूसरा इस साइड से आया जीन, उसको भी हमने कैपिटल S से लिख दिया। तो इनके पास जो स्ट्रेट हेयर के लिए जीन थे इनके मदर और फादर से, ये ऊपर की साइड मैंने ड्रॉ किया है, वो दोनों ही किसके आए? स्ट्रेट हेयर के आए। तो ये कंडीशन क्या हो गई? होमोजाइगस कंडीशन हो गई। सेम नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखिएगा, ये आपकी मदर है, तो इनके भी आपके मदर फादर होंगे, भाई सबके ही होते हैं, तो इनके भी मदर एंड फादर। तो यहाँ पे दोनों के पास कर्ली हेयर थे, हम ये लेट कर रहे हैं, दोनों के ही कर्ली हेयर थे,
तो इनके पास जो जीन आए दोनों के ही कर्ली हेयर के जीन आए, दोनों ही सेट कर्ली हेयर का था, तो हम इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे स्मॉल एस। ठीक, अब यहाँ पे जो आपके कर्ली हेयर के जीन थे दोनों ही सेम है, इनकी मदर साइड से भी कर्ली हेयर का आया, फादर साइड से भी कर्ली हेयर का आया, दोनों सेम होंगे। लेकिन अब जो ये पेरेंट है ये जीन कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनके बेबी में क्या होगा, इधर साइड से स्ट्रेट जीन आया होगा, इधर साइड से कर्ली जीन आया होगा। तो ये दोनों एलील सेम है कि डिफरेंट है, ये दोनों आपस में सेम है कि डिफरेंट है? आपको एक साइड से आपके स्ट्रेट आए, एक साइड से कर्ली आए, तो ये दोनों डिफरेंट एलील हैं, सेम एलील नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग दो वर्ड यूज कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे दीज आर होमोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस। होमोजाइगस किसके लिए है, स्ट्रेट हेयर के लिए। ये भी आपके होमोजाइगस है क्योंकि दोनों ही एलील सेम है, किसके लिए है, कर्ली हेयर के लिए है। लेकिन जो इनका ये चाइल्ड है इसके पास एक स्ट्रेट का भी है और एक कर्ली का भी है, तो अब इस कंडीशन में हम बोलेंगे दिट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रो मींस डिफरेंट, हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं दीज आर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये दोनों वर्ड को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अगेन वी आर टेकिंग सेम एग्जांपल, कपल, मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर। इनके जो पेरेंट्स थे उनको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इनके जो मदर फादर थे, मदर एंड सॉरी फादर एंड मदर, तो इनके पास दोनों ही जीन कैसे थे, स्ट्रेट हेयर के थे, इनके पास भी स्ट्रेट हेयर के थे। तो इन जो पर्सन है, ये जो फादर है, इनके पास भी दोनों ही जीन कैसे होंगे, दैट मीन्स एलील एक मदर साइड से फादर साइड से स्ट्रेट हेयर के आएंगे, तो हमने उसको एस और एस से रिप्रेजेंट किया। इधर से भी सेम आए, इधर से भी सेम आए। उनके पास दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, दो ही ऑप्शन होते हैं, वन कम्स फ्रॉम फादर साइड एंड मदर साइड, दोनों ही स्ट्रेट हेयर के आए। यहाँ पे भाई क्या हुआ, इनके जो फीमेल पार्टनर थी तो इनके ही जो मदर फादर थे, बना ड्रॉ कर लेते हैं, इनकी मदर एंड फादर। तो इनके पास भी स्ट्रेट हेयर थे, सॉरी कर्ली हेयर थे, इनके पास भी कर्ली हेयर थे। तो दोनों ही जीन इनके पास जो है कर्ली हेयर के आए दोनों साइड से, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्मॉल एस से, कर्ली हेयर के। ये कंडीशन क्या थी आपकी, होमोजाइगस फॉर स्ट्रेट हेयर एंड होमोजाइगस फॉर कर्ली हेयर, दोनों ही एक टाइप के एलील प्रेजेंट है, डिफरेंट नहीं है। लेकिन जो इनका बेबी हुआ उस बेबी में जो हेयर मिले वो आपको कैसे मिले, दोनों का कॉम्बिनेशन तो आया, एक सेकेंड, दोनों का कॉम्बिनेशन तो आया, मीन्स स्ट्रेट हेयर का भी एलील आया एंड आपका कर्ली हेयर का भी एलील आया। बेबी में जो दिख रहा है आपको हेयर का टेक्सचर, फिनोटाइप फिजिकली जो दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय चांस सपोज यहाँ पे इसको बेबी के स्ट्रेट हेयर मिले, स्ट्रेट हेयर थे, दोनों के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट थे, स्ट्रेट हेयर थे, तो जो आपको दिखा ये आपका क्या हो गया, फिनोटाइप। दिस इज नोन एज फिनोटाइप। ये क्या है आपका, फिनोटाइप, फिनोटाइप, क्योंकि आपको ये विजिबल है, फिजिकली दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसकी जीन की बात करते हैं, जीन क्या आपके होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे दिख रहा है हेट्रोजाइगस है, स्ट्रेट का भी है और कर्ली का भी है, तो ये जीनोटाइप आपका हेट्रोजाइगस हो गया। जीनोटाइप आपका, इसको जीनोटाइप मतलब जीन कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ये जीन कैसे हो गया, हाईलाइट कर देते हैं, जीनोटाइप कैसा हो गया आपका, हेट्रोजाइगस। सेम अगर हम ऊपर वाले इनके पेरेंट्स के जीन की बात करते हैं, जीन कॉम्बिनेशन की, जेनेटिक कॉम्बिनेशन की, ये कैसे हैं, सॉरी ये कैसे हैं आपके, this and this, these are homozygous, homozygous for straight hair and homozygous for curly hair। तो ये आपका जीनोटाइप जो हो गया होमोजाइगस हो गया। इनका जो पेरेंट्स है, पेरेंट का जो जीनोटाइप हो गया यहाँ पे, जीनोटाइप ये दोनों का ही क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों सेम है। और अगर इनकी हम बात करते हैं फिनोटाइप की, तो एक पेरेंट का जो फिनोटाइप है यहाँ पे है फिनोटाइप, फिनोटाइप इज स्ट्रेट हेयर, कैसा हेयर है, जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रेट हेयर है, और यहाँ पे फिनोटाइप कैसा है, कर्ली हेयर है।
तो फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको विजिबल होती है, चीजें दिख रही हैं। जीनोटाइप का ये मतलब है क्या कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है दो डिफरेंट एलील का, एलील मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, या फिर सेम ही एलील प्रेजेंट है, सेम फॉर्म ऑफ सेम जीन प्रेजेंट है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जो दिखता है वो आपका फिनोटाइप होता है और जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है इट इज जीनोटाइप। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस। क्रॉस का वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रॉस मीन्स मेटिंग कराना। किन पेरेंट के बीच में, किन इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग हो रही है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कराना, क्रॉसिंग कराना। सपोज अगर प्लांट है, यहाँ पे एक टॉल हाइट वाला प्लांट है, टॉल हाइट, और एक आपका डॉफ हाइट का प्लांट है, डॉफ हाइट। तो इनके बीच में इनके पोलन ग्रेन्स इधर आना, इनके पोलन ग्रेन्स इधर आना, इस चीज को हम मेटिंग को बोलते हैं क्रॉस कराना। अगर आपके कपल है, कपल में क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफर होता है ओवम के पास, ह्यूमंस के केस में। तो ये भी एक तरह से मेटिंग वाला प्रोसीजर को हम देख रहे हैं, इट इज नोन एज क्रॉसिंग। हम लोग ये एनिमल्स में भी क्रॉस वर्ड यूज करते हैं, तो जेनेटिक्स में हम लोग मेटिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं क्रॉसिंग। नेक्स्ट टर्म्स आर मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्या मतलब, इन वर्ड्स का क्या मतलब है, क्योंकि हमने क्रॉस पढ़ लिया है, क्रॉस मतलब होता है मेटिंग कराना। तो मेटिंग में हम लोग क्या देखें, मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब है वन, डाई मतलब है टू, एंड क्रॉस मतलब क्या होता है, मेटिंग। तो आपने वर्ड को ब्रेक कर लिया। जब आपका क्रॉस, आप इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस हो रहा है या क्रॉस करवा रहे हैं प्लांट्स में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट के बीच में, तो जब आप एक करेक्टर को लेके एक करेक्टर को स्टडी करने के लिए क्रॉस करवाते हो, इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड कैसे, सपोज ये आपका प्लांट है, प्लांट ये आपका टॉल हाइट का है, टॉल हाइट का है, तो आप यहाँ पे सिर्फ हाइट को स्टडी कर रहे हो, हाइट के लिए ही आपने सिर्फ यहाँ पे डॉफ हाइट का लिया और उसकी क्रॉसिंग करवाई, आपको जो भी कैटेगरी का प्लांट मिला, सपोज टॉल मिल गया, तो यहाँ पे सिर्फ आपने किस करेक्टर को लिया है, हाइट को, यू हैव टेकन ओनली हाइट करेक्टर। तो हाइट को लोगे तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सपोज आपने हाइट के साथ दूसरा एक करेक्टर और ले लिया स्टडी करने के लिए, माना कि हमने फ्लावर ले लिया, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर इसमें यहाँ पे निकल रहा है, टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पे फ्लावर्स आ रहे हैं, इसमें क्या है, फ्लावर्स आपके एक्सियल पे आ रहे हैं, इस जगह पे बीच की साइड पे आ रहे हैं कहीं पे। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन किस जगह पे फ्लावर लग रहे हैं, टर्मिनल लग रहे हैं या फिर एक्सियल मतलब लीफ के एंगल पे, ब्रांच के एंगल पे, एक्सियल पे लग रहे हैं। तो अब आप दो करेक्टर को लेके क्रॉस करवा रहे हो ना, दो करेक्टर को स्टडी करना है, वन इज हाइट, अनदर वन इज फ्लावर पोजीशन। यहाँ पे माना यहाँ पे आ गया आपका फ्लावर, then in this case we call this type of cross as dihybrid cross। इस टाइप के क्रॉस को हम लोग बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगेन जब आप क्रॉस सिंगल करेक्टर को स्टडी करने के लिए कराते हो, उस क्रॉस को हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम लोग दो करेक्टर लेते हैं स्टडी करने के लिए, देन उस केस में हम लोग वर्ड यूज करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? नेक्स्ट टर्म्स आर F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे। सपोज ये पेरेंट्स हैं आपके, मेल फादर एंड मदर, फीमेल वाला पार्ट अगर प्लांट है तो मेल एंड फीमेल पार्ट, ह्यूमंस पे है तो फादर एंड मदर। इनकी जो पहली जनरेशन प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट जनरेशन, उस फर्स्ट जनरेशन को हम लोग वर्ड यूज करते हैं F1 जनरेशन या फीलियल जनरेशन 1। F1 जनरेशन वर्ड यूज करेंगे एंड F स्टैंड्स फॉर फीलियल जनरेशन 1। सपोज इनके बाद इनकी किसी के साथ इनका एक क्रॉसिंग ओवर हुआ या मेटिंग हुई, तो F1 के साथ दूसरे पार्टनर के साथ यहाँ पे मेटिंग होगी, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो सपोज शी इज अ फीमेल, ये आपकी फीमेल है, तो यहाँ पे इनकी मेटिंग हुई, तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, न्यू जनरेशन आई, तब हम उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। सेम ये अगर जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन आती चली जाएंगे तो हम ऐसे वर्ड यूज करते जाएंगे, F3 जनरेशन, F4 जनरेशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सी, अभी हम लोगों ने देखा था कि डीएनए का अगर ये कंप्लीट थ्रेड है, डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड, तो ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये डबल स्ट्रैंड मैंने इसका ड्रॉ कर दिया रफली।
तो इस पूरे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ डीएनए के सेगमेंट के पास होती है इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट को कोड करने की। सपोज इतने पार्ट के पास इंफॉर्मेशन है कि कोई प्रोडक्ट बना सके आपके सेल का या बॉडी का, इतने के पास आपकी इंफॉर्मेशन है, इतने के पास दूसरी इंफॉर्मेशन है, तो इतने पार्ट को, इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। द सेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोडक्ट। तो इतना पार्ट आपका क्या था? जीन। अब इस जीन में अगर सडन चेंज आ जाए, सडन चेंज एकदम से कैसे भी हो जाए, रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से सडन चेंज आ जाएगा, इस सडन चेंज को ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। दिस सडन चेंज इज नोन एज म्यूटेशन। अगर ये चेंज आएगा, जीन में आ रहा है, तो ये क्या चेंज करेगा भाई? जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपका चेंज हो जाएगा। सपोज आपकी आई का कलर यहाँ पे जो मिल रहा था नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में इट इज ब्लैक कलर, लेकिन एकदम से डेवलपमेंट के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे आई के कलर के जीन में यहाँ पे चेंजेस आ गए। चेंज हो गया तो जो प्रोडक्ट ब्लैक के लिए कोड कर रहा था यहाँ पे व्हाइट के लिए कोड कर दे या ब्लू के लिए कोड कर दे। सेम हेयर के साथ भी है, हेयर का जीन ब्लैक को कोड कर रहा था या ब्राउन को कोड कर रहा था, एकदम से यहाँ पे चेंजेस आ गए डेवलपमेंट के टाइम पे और यहाँ पे ये कलर ब्राउन हो गया। तो सडन चेंजेस होते हैं जो भी आपकी जीन में, उन सब सडन चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कभी कभी अच्छे भी होते हैं, म्यूटेशन आपके एक बेनिफिशियल फीचर्स को ऐड कर देंगे और ऑर्गेनिज्म में एडवांटेजेस भी हैं, न्यू फीचर्स को लाएंगे कि हाँ एक्स्ट्रा फीचर, ये अच्छा फीचर है। तो ये इवोल्यूशन का काम करते हैं कि हाँ आप डेवलप होते चले जा रहे हो, अपने आप को फिट करते चले जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट अडेप्ट करते चले जा रहे हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस जो होते हैं वो आपके हार्मफुल भी होते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। आपका लाइक एक एग्जाम्पल है म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का शेप के लिए जो जीन होता है वो आपका चेंज हो जाता है। तो आरबीसी नॉर्मली आपकी फ्लैट होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर, इस तरह से इसका शेप कैसा हो जाता है? सिकल लाइक। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इसके शेप वाले जीन में चेंजेस आ गए होंगे, जिसकी वजह से इसका शेप कैसा हो गया? सिकल सेल लाइक। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। तो एनी सडन चेंज विच अकर्स इन डीएनए नोन एज म्यूटेशन। नेक्स्ट टर्म है आपका वेरिएशन। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? वेरी करना, ये हम लोगों ने पहले भी इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो में पढ़ा भी था। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास उनके पेरेंट्स से करेक्टर्स आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, मदर साइड से एंड फादर साइड, दोनों साइड से आएंगे, फादर साइड से भी मदर साइड से भी। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, F1 जनरेशन मतलब पहली जनरेशन, जो ये प्रोड्यूस हो रहा है इसके पास खुद के भी तो फीचर होंगे, जो कि आपका इनके से पेरेंट्स से इसको अलग बना रहे हैं, या इन पेरेंट्स के भाई दो दो बेबी हैं तो इसका भी F1 जनरेशन होगा, एक सन है माना तो एक डॉटर है। तो दोनों के पेरेंट्स सेम है तो क्या ये दोनों एक जैसे दिखेंगे? नहीं, ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, इनके पास अपने फीचर है, इनके पास अपने फीचर है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ये सारे टर्म्स आपके यूज होंगे आगे, हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे ड्यूरिंग स्टडी ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के वर्क को स्टडी करने में।